संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। नमस्कार, मैं टीना चौहान फॉर्म में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ जुड़ने वाले सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करती हूँ और साथ में मिलिंद जी और सुरेंद्र जी हमारे मेहमान, मैं आपका भी बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। वॉइस ऑफ मानवता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबकी आवाज़ उठाता है, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता का मतलब होता है सारे विश्व के लोगों की आवाज़, और जिसकी आवाज़ कोई नहीं उठाता उसकी आवाज़ उठाता है वॉइस ऑफ मानवता। तो आज हम अपनी संविधान की सीरीज में आगे बढ़ते-बढ़ते अपने 8वें पड़ाव पर आ गए हैं और अब हम संविधान के प्रावधानों की चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा की, तो हम उसी पृष्ठभूमि से शुरू कर ताकि हम उस चीज को कनेक्ट कर पाए। तो सर, मैं सबसे पहले हिंद की आपसे संघ का एक बार फिर संक्षिप्त में परिचय चाहूंगी। संघ और राज्य क्षेत्र से क्या आशय होता है? जी सर। मिलिंद। अच्छा, मुझसे पूछा। भारतीय संविधान के अंतर्गत यूनियन ऑफ इंडिया जो बोला जाता है, भारत राज्यों का एक संघ होगा और जो स्टेट है वो उनको अपने राज्य का दर्जा दिया गया है। तो दूसरी भाषा में इसको हम ये कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया का अर्थ ये होता है कि ये जितने राज्य है और यूनियन टेरिटरीज है उसको मिला के भारत, संपूर्ण भारत है, जिसको हम सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, संप्रभुता जिसको हम बोलते हैं, उसके उस संदर्भ में इसको भारत का एक संघ बोला गया है। जो संसद के द्वारा पारित जो कानून है वो सारे भारत पे लागू होता है। इस संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात आई है, भारत एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ इंडिया। जी। अब हम सुरेंद्र जी की ओर रुख करते हुए ये जानना चाहेंगे कि जैसे हम भारत को राज्यों का एक संघ कहते हैं, तो हमारे संविधान के पहले भाग में ही हमको और राज्य, नए राज्य कैसे बन पाते हैं उसके बारे में प्रक्रिया बताई गई है। तो जैसे हमने देखा कि 1975 में सिक्किम राज्य नया बना था, यानी कि जो भारत की टेरिटरी नहीं था और उसको बाद में जोड़ा गया। तो ऐसा मतलब कैसे भारत की सरकार कर सकती है? कौन, किसको अधिकार होता है कि वो किसी दूसरे देश के भूभाग को भारत के साथ जोड़ पाए? तो वो मतलब नए राज्य का क्रिएशन कैसे? सुरेंद्र। ये फिर से एक्सप्लेन करें एक बार। जैसे हमने अभी संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा की और भारत को राज्यों का संघ बनाया, लेकिन हम जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा क्षेत्र का विस्तार होता है किसी भी वजह से, जैसे सिक्किम का हुआ था 1975। तो वो किस प्रकार से होता है संविधान में, उसके बारे में क्या प्रावधान है, या मतलब किस तरीके से हम किसी अन्य क्षेत्र को भारत का भाग बना सकते हैं? सुरेंद्र। भारत जैसे कि बहुत सारे ऐसे राज्य बनाए जाते हैं, तो इस पर मेरा मानना है कि, या फिर जैसे कि भारत राज्य को एक राज्य बनाया जाता है, तो उस पर ज़्यादा मेरा स्पेलिंग नहीं, कंसेप्ट न क्लियर नहीं है। दोबारा अगर मैं कभी आऊँगा तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। अभी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अभी मैं बताने में असमर्थ। और वानखेड़े जी, अगर आप पर कोई एक्सप्लेनेशन दे पाए तो। देखिए, हाँ, राज्यों में बनाने की प्रक्रिया या किसी अन्य राज्यों के जो लोग हैं, मतलब वहाँ के जो लोग हैं, लोगों का अभिमत लिया जाता है कि वो कौन से देश के साथ अटैच होना चाहते हैं। प्रक्रिया है ऑलरेडी।
वहाँ वो लोगों का अभिमत के आधार पर ही वो उनको लिया जाता है। अगर हम बहुत भौगोलिक इतिहास में, प्राचीन इतिहास में जाएँगे, तो जो आज आप जिसको सिक्किम अलग राज्य का अंदाज बोलते हैं, या तिब्बत बोलते हैं, या अफ़गानिस्तान बोलते हैं, या वो सम्राट अशोक के ज़माने में सारा बहुत बड़ा विशाल भारत था, जिसके आज 60 टुकड़े हो चुके हैं। और जो आप 47 में पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान से एक बांग्लादेश अलग हुआ, ये सारा हिस्ट्री हमारे सामने है। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वहाँ का जनमत संग्रह किया जाता है, और वो जनमत के आधार पर वो लोग अगर सोचते हैं कि जहाँ उनका चीज़ें उस देश के साथ जो वो क्या बोलते हैं, उनका स्वतंत्रता, समता और न्याय और वो फ्रीडम महसूस कर सकते हैं, तो वो उनको मिलाते हैं। और वो सारी जो ट्रीटीज़ होती है, सारा यूनाइटेड नेशन से सारी चीज़ें कनेक्टिंग है, उस रेफरेंस में उस देश के कानून के तहत संसद को ये पावर है कि वो कर सकती है। और एक और तरह के राज्य जो बनते हैं, जिससे हमारे पहले से जो राज्य है स्थापित, अगर उनके नामों में, उन सीमाओं में अगर कोई परिवर्तन करना हो, तो ये हमको पता है कि संसद मतलब उसमें परिवर्तन करती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अगर राज्य की सरकार चाहे कि उसमें परिवर्तन ना हो और संसद चाहे कि परिवर्तन हो, तो किस तरीके से वो प्रक्रिया आगे नहीं, ये राज्य का विषय नहीं है मैडम। ये राज्य का संविधान ने राज्यों को पावर नहीं दिया गया है कि उसके 2 टुकड़े करे वो खुद ही। ये पावर संसद के पास है, और ये डिमांड उठती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग, जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, और आपको पता है कि यहाँ मध्य प्रदेश के उसी दरम्यान एक अलग राज्य मतलब मध्य प्रदेश के होके छत्तीसगढ़ अलग बना, सन 2000 के आसपास है, और बिहार से अलग होके एक झारखंड अलग बना हुआ है। उसी तरह से आप राज्य देखते हैं कि पहले आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना सेपरेट हुआ है, बिहार से भी अलग होके वो चीज़ें बनी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये आप अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो उससे भी पहले उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना हुआ। तो ये चीज़ें हैं, डिमांड आती है, जनता की डिमांड है, वो इसलिए आती है प्रशासनिक दृष्टि से। क्या होता है कि बहुत बड़े राज्यों का एक संकल्पना में क्या होता है कि यहाँ एक राजधानी होती है, फिर उसके जिले होते हैं, फिर जहाँ वो सांसद है या विधायक लोग हैं, उनकी निधि होती है, और वो कुछ जिलों का विकास हो जाता है, कुछ जिलों के बिल्कुल पिछड़ जाते हैं, तो वहाँ से डिमांड उठती है कि हम लोग आज भी 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में भी हमारे पास पिछड़ापन है, हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे पास कोई उद्योग धंधे नहीं है, रोजगार नहीं है। इसलिए वो सारा उस आधार पर जब डिमांड उठती है, तो वो एक डिसीजन लेना होता है, इसलिए वो निर्णय लिए जाते हैं लोकहित में। ये ऑलरेडी संविधान में प्रोसेस है, और ये पावर संसद को है। जैसे अभी हमने संवैधानिक प्रावधानों की बात की, लेकिन अब इस पर हम कुछ विचार आपके लिए रखेंगे। जैसे कि संविधान ने संसद को ये पावर दे रखी कि वो किसी राज्य की सीमाओं और उनके नामों आदि में परिवर्तन कर पाए, या किसी अन्य देश के भूभाग को अपने में किस प्रकार से सम्मिलित करेगी, यह प्रावधान। लेकिन हम कुछ ये विचारधाराएं की बात होती है कि आपको क्या लगता है, मतलब आपके पर्सनल ओपिनियन इस पे क्या है कि किस आधार पर किसी राज्य को एकीकृत करना चाहिए, या किस आधार पर किसी राज्य को 2 हिस्सों में बांटना चाहिए, या कैसे नाम परिवर्तन करना चाहिए? आप किन आधारों को इसके लिए वैध मानते हैं? मैं एक-एक करके दोनों जान लूँगी। मिलिंद जी, पहले आप बताएं। संविधान जब बना था मैडम, संविधान में जब राज्यों का गठन के पुनर्गठन की जब बात आई थी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज हम मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, तो इसका पुराना नाम मध्य प्रांत था, सिपियान बरार था। आप संवैधानिक प्रक्रिया में या संविधान सभा के उस समय के नामों को देखेंगे तो ये चीजें थी। बाद में इनको क्राइटेरिया जो माना गया भाषाई आधार पर माना गया। जैसे बोलते हैं ना हम लोग साउथ इंडिया में वो साउथ की लैंग्वेजेस है, इधर हिंदी भाषी प्रदेश बोलते उत्तर उत्तर भारत की जो भाषा है, तो भाषाओं को आधार मानकर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। हिंदी बेल्ट के राज्य मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये हिंदी बेल्ट हिंदी भाषाई राज्य हैं, है ना। पंजाब को लोगों पंजाबी है। तो ये भाषाई आधार को मानकर इसको उसका पुनर्गठन किया गया था। लेकिन अभी जो डिमांड बाकी आप बोलेंगे कि फिर आंध्र प्रदेश को दोनों में तेलुगु भाषा बोली जाती है, तो वो चीजें वो मैंने इसके पूर्व में जो जवाब दिया था कि विकास की बात है, डेवलपमेंट की बात है, और किसी को मिला किसी को नहीं मिला, पिछड़ गए, तो उसको डेवलपमेंट के लेकर वो साझी होता है। और यही प्रक्रिया राज्यों की नहीं, यही प्रक्रिया जिलों बनाने की है। अगर आप अगले स्टेप में आएंगे, अभी कई जिले होते थे ना, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में पहले बहुत कम जिले हुआ करते थे, आज वो जिले की संख्या 10-12 बढ़ गई है। तो वो वहां पर भी ये प्रक्रिया अलग होती है, लेकिन वो पावर स्टेट को है, वो विधानसभा को पावर दिए गए कि एक जिले को तोड़कर दूसरे तहसीलों को मिलकर जिला बनाया जाए।
लेकिन राज्यों के संबंध में जो बातें हैं वो सेंट्रल को पावर है, केंद्र सरकार को, संसद को है। ये मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि जब राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग बने थे तब भी ये समीक्षा हो रही थी कि किस आधार पर उनको मतलब राज्यों का गठन होगा, पहले भाषाई आधार पर होगा या प्रशासनिक आधार पर। तो मैं आपके विचार इस पर चाहती थी कि आप क्या सोचते हैं, क्या आधार होना चाहिए मतलब किसी राज्य के? मैंने उस समय की स्थिति या परिस्थितियों के आधार पर जो निर्णय लिए गए वो सही है। आयोग ने जो रिपोर्ट दी भाषाई आधार पर बनाए गए हैं, उसमें किसी का कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शंस नहीं था। क्योंकि इसीलिए कि मदर टंग जो होती है, भाषा होती है, वो क्षेत्र के विकास और आपस में आचार-विचार, व्यवहार, संवाद, प्रशासनिक व्यवहार और शासकीय कार्य, सभी तरह के व्यापार से लेकर सभी तरह के कार्य संचालन में सुविधाजनक है। जैसे आज हम हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं, अगर यही बातें अगर हम साउथ के लोगों को बोले उनको नहीं समझ में आता, यही बात पंजाब के लोगों को नहीं आएगा समझ, यही गुजराती को नहीं आएगा, ये उड़िया की भाषा नहीं आएगा। इसीलिए वो जो अभिमत था भाषाई आधार पर राज्यों का गठन वो सही था और लोगों ने स्वीकार भी किया है। उसमें कोई वो नहीं है, दो मत नहीं है, उससे सहमत है। भाषाई आधार पर गठन करने के समर्थन। जी। अब सुरेंद्र जी आप क्या सोचते हैं इस पर? आपके विचार? जी सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है मतलब किस आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए? जैसा मिलिंद जी ने कहा, बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो वो तो सही है। जैसे आपने कहा कि क्लियरिटी है, जैसा आपने कहा वो सही है, सही होना चाहिए। मेरा भी यही मानना है जैसे आपने मिलिंद जी ने कहा। और भी अलग कोई चैप्टर कॉन्सेप्ट है? अब अगला मुद्दा हमारा आता है मतलब भाग 1 में संविधान के भाग 1 में इसी मुद्दे पर चर्चा की गई है, क्योंकि सबसे पहले हमें ये तो पता चले कि भारत का संघ होता क्या है और कैसे उसमें राज्य काम करते हैं, कैसे नए भागों को हम जोड़ पाते हैं। तो अगला जो भाग है वो आता है नागरिक। तो सर नागरिकता का आशय क्या होता है? मतलब नागरिकता जैसे एक नागरिक और एक मतलब विदेशी या फिर दूसरा व्यक्ति, क्या अंतर होता है और नागरिकता से आशय मेरे? नागरिकता सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के नागरिक ये बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सादी भाषा में समझाया जाए, अगर आप किसी विदेश में जाएंगे तो आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो पासपोर्ट में आपको एक नागरिकता, इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब वो एक नागरिकता मिलती है, हम भारत के नागरिक हैं। फिर नागरिकता प्राप्त करने के डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है, लीगल में दिए गए हैं कि बाय बर्थ हम बाकी चीजें हैं। अब पाकिस्तान अलग हुआ था तब कुछ समय तक यहाँ चीजें हुई थी तो उनको लिया गया। बाकी कुछ रिफ्यूजीज लोग आते हैं, शरणार्थी है फॉर एग्जांपल, तो उनको किस तरह से नागरिकता दी जाए, कानून बना हुआ है अलग था, सेपरेट उसका एक्ट बना है और उसके कुछ अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो जिस पर नागरिक है तो वो एक हमको एक इस देश के नागरिक है कि सरकार की तौर से, संसद की तरफ से हमको आइडेंटिफिकेशन मिलता है, हमारी पहचान है कि हम भारत के नागरिक है, इसलिए वो नागरिकता है। पहले तो नागरिक होंगे तो ही सेकंड पार्ट फिर राइट्स की बात है ना, फिर वो अगले राइट्स ही नहीं हो, अगर वो नागरिक ही नहीं तो उसके कोई राइट ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, फिर बहुत सारे जो अधिकार जो मिलना चाहिए वो राइट ही नहीं है, वो जो नागरिकता के आधार पर ही सिद्ध होंगे। पहले सबसे बड़ी बात सिद्ध होगी ना, अगर हमारे देश में कोई व्यक्ति है तो उसका आइडेंटिफाई जाएगा कि आप कहाँ से है, आप बांग्लादेशी है, आप पाकिस्तानी है, आप भारतीय है, या आप यूक्रेन से है, या आप यूएसए से है। तो एक नागरिकता किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद फिर राइट्स की शुरुआत होती है और उसके लिए भी अलग अलग कानून बने हैं कि किस तरह से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, बाय बर्थ है, अन्य चीजें है, एक्ट के द्वारा है, वो चीजें है। फिर उसके बाद वो सारे लॉ एप्लीकेबल होते हैं, वो सारे लॉ एप्लीकेबल होते हैं, उसके लिए लॉ भी एप्लीकेबल होते हैं और उसकी सारी जो चीजें है कानूनी प्रक्रिया उसका एक पार्ट हिस्सा होता है।
चंद्रशेखर सुरेंद्र जी, जैसे नागरिकता के बारे में सर ने बहुत बताया। तो नागरिकता देखिए, मतलब हर देश की नागरिकता के अलग-अलग क्राइटेरिया होते हैं और अलग-अलग विशेषताएँ होती हैं। तो भारत की जो नागरिकता है, भारतीय नागरिकता, उसकी क्या विशेषताएँ हैं और उसकी तथा मतलब दूसरे जो अन्य देश है, उनसे अगर तुलना करें तो क्या अंतर हमें देखने को मिलते हैं? एक तरीके से हम भारतीय नागरिकता की विशेषताओं को समझने का प्रयास करें। सुरेंद्र जी। अब क्या? कि मेरा नेटवर्किंग प्रॉब्लम थोड़ा सा चल रहा है। नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, आवाज क्लियर नहीं आई। दोबारा एक बार रिपीट करके बता दे, कष्ट करें। नागरिकता जो होती है, भारत में जो नागरिकता है, उसकी क्या विशेषताएँ? एक तरीके से नागरिकताएँ अलग-अलग होती है हर देश की। तो हमारे जो देश है, हमारे देश की नागरिकता क्या ऐसी विशेष बातें हैं जो इसे एक मतलब भारतीय नागरिकों को किस प्रकार से विशेष बनाती अ, जो इंडिया का जो नागरिकता है, सिटीजन है, उसमें एक कानून बनाए गए थे, जैसे कि कोई भी किसी देश में जा सकता है, रह सकता है, और वहाँ का और उसमें चुनाव नहीं लड़ सकता है, कोई गवर्नमेंट अपडेट नहीं हो सकता है। लेकिन अब ऐसा अमेंडमेंट हुआ है कि आप कहीं भी रह सकते हैं, जा सकते हैं, और वहाँ का चुनाव लड़ सकते हैं, पॉलिटिकल भी कर सकते हैं, आप वहाँ का जॉब भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट एंड अप्लाइड भी हो सकते हैं। ऐसे कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, और कुछ ऐसे कंट्रीज हैं कि आप कहीं जा करके भी वहाँ पे अथॉराइज्ड, यानी वहाँ का नागरिकता आप नहीं बन सकते हैं। भारत देश में ऐसा है कि आपको नागरिकता दी जा सकती है और दी जाती है निवास जैसे कि कुछ सालों से अगर आप निवास करते हैं किसी कहीं भी इंडिया के अंदर, तो नागरिकता आपको दी जाती है। ऐसा देश में, हमारे देश में, इंडिया में ऐसा है। और कुछ कंट्रीज हैं कि जो नागरिकता वहाँ का, जैसे हम जहाँ जाते हैं तो हमको वहाँ नागरिकता नहीं मिलती है। वहाँ का हमको कोई भी ऑथराइज नहीं होता है, केवल वहाँ पे रह सकते हैं और अपना जॉब बिजनेस कर सकते हैं। यही सारी चीजें हैं, और कंट्री में, हमारी कंट्री में, इंडिया में ऐसा नहीं है। बहुत सारे जैसे कि आए हुए बहुत सारे ऐसे देश में हमारे में चुनाव के बाद वहाँ यहाँ आकर के सत्ता को संभाले हुए हैं, और बाहर से लोग आए हुए हैं। ये सारी चीजें हैं, और मैम मेरा बैटरी लो हो रही है, हो सकता है कि कुछ देर बाद में जी। बंद भी हो जाए। मैं एक सेकंड में चार्जिंग में लगा लूँ तो बात करूँगी, क्योंकि मैं भी आया हूँ। कोई बात हाँ, मैं चालू कर दिया। वीडियो ऑन नहीं कर सकता क्योंकि सीट में चार्जिंग में लगा दिया हूँ, तो मैं जी सर। तो इस मुद्दे पर अगर आप और आगे कुछ बोलना तो चाहें ये तो सारी चीजें हैं। जी, ठीक है। मैंने जो जैसे नाग एनालिसिस किया, अभी तक एनालिसिस किया मैंने, तक इंडिया में एनालिसिस किया नागरिकता के बारे में। बहुत सारे ऐसे हमने पढ़े, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज की बातें, ऑर्गेनाइजेशन जो चलाते हैं वो कह रहे हैं, जैसे कि मिस्टर वामन मेश्राम जो है, वो वामस्टेप जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए कि लोग रह सकते हैं, कमा सकते हैं, वहाँ का जो है सिटीजन नहीं, नागरिकता नहीं ले सकते। ये सारी चीजें हैं, तो नागरिकता का वही है जो ये सारी चीजें हैं। ठीक है सर। अब हम मिलिंद जी आपसे मतलब जो नागरिकता होती है उसकी कुछ अन्य विशेषताएं, मतलब सारी विशेषताएं अभी कवर नहीं हो पाई है, तो और क्या-क्या विशेषताएं होती है उसके बाद में फिर हम इसको भी जानेंगे कि नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्राइटेरिया होते हैं।
नहीं, भारत में नागरिकता के लिए सिटीजन ऑफ मतलब अमेंडमेंट वो तो एक्ट बना हुआ है और संविधान जब लागू हुआ तो संविधान ने ऑलरेडी प्रोविजन दिया है कि जो भारत में जन्मा है, उसके दादा थे, परदादा थे या 5 साल पहले संविधान लागू हुआ, सारे प्रोविजन बहुत सारा डिटेल चीज़ें दी गई है और उसको नागरिकता दी जा सकती है, वो सारे क्राइटेरिया दी गई है। उसको लेकर सिटीजन ऑफ इंडिया घोषित है, वो बात है। अभी भाई साहब ने कहा कि वो जो मेश्राम साहब जो वो क्या है वो हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल के साथ आर्कोलॉजिकल विभाग प्लस डीएनए साइंस के आधार पर जो उस भारत की संविधान लागू होने के बाद भी जो राइट्स संविधान में होने के बावजूद भी जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो खास करके ब्राह्मण हैं, वो साइंस ने भी सिद्ध कर दिया कि वो भारत के मूल निवासी नहीं है। और बहुत सारे दुनिया के साइंटिस्ट ने बोल दिया कि वो भारत के निवासी नहीं है और भारत पे माइनॉरिटी राज नहीं कर सकती, लेकिन आज देख रहे हो कि परिस्थिति संविधान लागू होने के बाद भी 3% ब्राह्मण सारे लोगों पर राज कर रहे हैं। तो इसलिए कभी मेश्राम साहब ने वो कहा कि आप भविष्य में अगर आपको सत्ता मिलती है तो ऐसा राइट करेंगे, उनको भगाएंगे नहीं देश से, उनको सिटीजन ऑफ इंडिया घोषित नहीं करेंगे, रह सकते जैसे वो हमारे जो एनआरआईज है विदेश देशों में जाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन वो सिटीजन ऑफ अमेरिका नहीं है, सिटीजन ऑफ यूएसए यूके नहीं है, वो एनआरआईज ही है। तो वो सारी चीज़ों को लेकर सारी जो मूवमेंट है, क्योंकि क्या हुआ है कि ये वो सारे राइट्स लेकर उनको देना नहीं चाहते, सारे सत्ता में, सारे संसद में, पार्लियामेंट में, बिज़नेस में सारा कब्ज़ा किया हुआ है। इस सिलसिले में वो बात नागरिकता का बहुत इम्पोर्टेंस हो जाता है, क्योंकि अब इस शासन सत्ता, प्रशासन, जुडिशरी, मीडिया सब उनके पास है, तो हमारी अपनी आवाज़ जो है, जो हम लोग जितना ऑर्गेनाइज़ेशन चलाते हैं, उन्हीं तक पहुँच पाती है, मास मीडिया नहीं पहुँचता। हम लोग भी इसको नहीं समझ पाते, इस पहलुओं को या इस बारीकियों को नहीं समझ पाते हैं। तो इस संदर्भ में उसका बहुत महत्वपूर्ण मतलब कॉन्सेप्ट है नागरिकता जो बोलेंगे, बहुत जी। बुरा वो चीज़ है उसमें। जैसे वो 5 आधार कहीं न कहीं पढ़े थे नागरिकता जी। के, जैसे जन्म होता है, वंश होता है, देशीयकरण होता है और रजिस्ट्रेशन होता है, और अगर किसी अन्य भूभाग को शामिल करते हैं तो उसमें जो रहने वाले देश हैं, जब से वो भाग उनके मतलब भारत का हिस्सा बनेगा तब से वहाँ नागरिक बन जाएगी। तो इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहूँगी ताकि हम समझ पाएँ कि नहीं, किस नहीं, ये प्रकार से। सारी कानूनी प्रक्रियाएँ हैं, संसद को पावर दिया गया है कि ये जो डिमांड और सारी जो चीज़ें हैं, लोगों को क्या कहना है। अभी आप उत्तर भारत का उदाहरण लेंगे, तो संविधान लागू होने के बाद उसके कितने सारे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे सिस्टर्न राज्य हो गए, जिसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट को सिस्टर्न कंसर्न्स बोल देते हैं। तो वो वहाँ की डिमांड्स होती है कि वो उनके सत्ता या उनके अधीन नहीं रहना चाहते हैं। उनकी जो जो चीज़ें वो थोपते हैं, वो उनको स्वीकार्य नहीं है वहाँ की जनता को। तो वो जो डिमांड आती है उसके लिए और उसके आपस में और डेवलपमेंट और सारी चीज़ों के लिए चीज़ें होती है। तो ये सारे हमारा संविधान क्या है, काफ़ी लचीला है, सारी चीज़ें हैं, क्योंकि क्या चाहता है संविधान ये चाहता है कि यहाँ की जो जनता है, उनके जनता के द्वारा जनता के लिए बनाए गए कानून को विकास और डेवलपमेंट चाहते हैं। मानवीय विकास क्या है? अगर हम भारत को एक संघ बनाते तो नदियों का, पहाड़ों का या रेलवे के जाल का या इसका ये जो विकास बोलते हैं ना, ये विकास नहीं, मानवीय विकास के दृष्टिकोण में उसको जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जो उसकी संसाधन है, मतलब उसकी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, व्यापार है, व्यवसाय है और अब स्ट्रेसलेस फ्रीडम होके वो सब अपना कर सके और आगे जनरेशन को सौंप सके, इसके लिए सारा चीज़ें प्रोविज़न दी गई संविधान में, इसीलिए सारे उसके उस प्राप्त करने के लिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो हमने जो सारी सीरीज़ में लिया, उसके ये सब पार्ट हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसकी प्रोसेस है, उसकी प्रक्रिया है और आने वाले समय में जो भी आर्टिकल्स आएँगे उसको आगे सब डेवलपमेंट का हिस्सा है, ये मान सकते हैं उसको। जी। सुरेंद्र जी, क्या आपसे सवाल पूछ सकते हैं? आप पूछे आवाज़ क्या? आते हैं? आप पूछे? विशेषताओं की चर्चा की थी नागरिकता की, तो उसमें एक विशेषता जो मेन मतलब वो रह गई कि भारत की जो नागरिकता है वो एकहरी नागरिकता है, और इसके लिए हमें अनुच्छेद 9 अगर हम पढ़ते हैं ना तो उसमें ये रहता है कि जब से अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेगा तो वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। तो मतलब ये ऐसा क्यों होता है, या भारत में ऐसा प्रावधान क्यों है कि एक ही देश की नागरिकता है, या मतलब इसके बारे में आप आपसे एक्सप्लेनेशन चाहेंगे कि ये ऐसा क्यों किया गया या इसका आशय क्या है? सुरेंद्र जी। ये तो जी, सुरेंद्र। जी,
ये तो अलग अलग स्टेट के या स्टेट क्या कह सकते हैं, अलग अलग कंट्री का जो भी एक रूल्स और नियम है, वो अपना अपना रूल्स और नियम बनाते रहते हैं। और अपने तरह के जो उस देश का जो कानून बनाए जाते हैं, कानून के तहत वो अपना अपना वो रूल और चलाते हैं, रूल्स चलाते हैं। ये तो अपना अपना अलग अलग देशों का जो भी उनका जो रूल्स है, कानून है, वो अपना फॉलो करते हैं। इंडिया का जो रूल्स है वो अपना फॉलो करता है, अमेरिका है वो अपना फॉलो करता है। जितने भी कंट्री हैं अपने अपने जो बनाए हुए कानून पर लोग फॉलो करते हैं। ये उनका जो भी कॉन्सेप्ट है वो अपना अपना वो भी चलाते हैं। भारत का जो कानून है वो भारत के अपने स्तर से चलाते हैं, जैसे बहुत सारे, जैसे कि कुछ कानून जो पुराने ब्रिटिश जमाने का जो कानून बनाए गए हैं, उस यहाँ भारत देश में चल रहा है। उस तरह से अलग अलग कंट्रियों अपना अपना बताते हैं। इसमें क्या कहा जा सकता है कि इसमें क्या है कि अपना वो कैसे कैसे नागरिकता अपना लागू करते हैं, इंडिया अपना नागरिकता कैसे कैसे लागू करते हैं, ये सारी चीजें हैं मैडम। अब हम वानखेड़े जी आपका रुख करना चाहेंगे कि आपको क्या सोचते हैं इकहरी नागरिकता के बारे में, क्योंकि बहुत सारे देशों में, जैसे शायद यूएसए में भी ऐसा है कि वो दो देशों की नागरिकता अपना करके रह सकते हैं, लेकिन भारत ये नहीं मानता है। तो क्या कारण रहा होगा इस तरह के पीछे? नहीं, मतलब अभी देखिए हमारे देश के नागरिकता के संदर्भ में जो सारे संविधान के अंदर सारे प्रोविज़न लिखे, अगर वो भारत छोड़ के किसी देश में रह रहा है, इतने समय हो गया है, वहाँ प्रॉपर्टी बना ली, नौकरी कर ली और उसने वहाँ देश की नागरिकता प्राप्त कर ली, तो यहाँ से ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, बात तो सही है ना। इसलिए सही है कि ह्यूमन का लाइफ क्या है? ऑन एवरेज लाइफ अगर देखा जाए, इंसान जो पैदा होता है 70, 80, 100, 90 साल में खत्म होता है, तो उसको जीवन जीने के लिए जो टाइम पीरियड है, वो उसको लेकर है। अगर वो उनकी अगर संतानें अगर उसको नागरिकता खत्म कर दी पिताजी की, अगर जनरेशन वो अगर आना चाहते तो रह सकते हैं ना, वो वही चीज़ें हैं जो पूर्व में चर्चा की, स्वीकार कैसे कर सकते हैं, अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं और हटा कैसे सकते हैं, प्रोविज़न दी गई है। और रही बात उनकी कंट्री में, तो वो व्यापारिक दृष्टिकोण से अन्य दृष्टिकोण के वहाँ के जो लॉ है, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी हमारे यहाँ के कोई बिज़नेसमैन दुबई में चले जाते हैं, तो वो लोग वहाँ की नागरिकता दे देते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5-10 करोड़ रुपया तो उनको फ्री वीज़ा, फ्री सारी चीज़ें देते हैं और वो सारी चीज़ें देते हैं। वो लॉ है, वो आपने देख मतलब ये सारी चीज़ें उस दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि वो व्यक्ति जो आ रहा है, रह रहा है उस कंट्री में, वो उसका क्या योगदान है उस कंट्री के लिए, वो क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहा है या वो टेक्नोलॉजी में क्या है या वो साइंटिस्ट है या बिज़नेसमैन है या कितने रोज़गार पैदा उस संदर्भ में देखते हुए वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ का कानून, वो देश उस तरह के नियम बनाता है, रूल्स बनाता है और उससे कुछ बेनिफिट कंट्री को हो रहा है और वहाँ के सारी चीज़ें हैं, तो वो उसको स्वीकार करेगा और वो राइट्स देगा। एक प्रकार से वो उस संदर्भ में इसको बात को समझना होगा हमको। वो चीज़ें इंडिया के लिए भी लागू होती है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और सारी चीज़ें देश के लिए आती है और बाज़ार में कुछ पैसा इन्वेस्ट होता है, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें लागू करते हैं। वो तो देश और विकास के लिए टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को लेकर ये सारा चीज़ें चलते रहते हैं देश के कानून। आपका कुछ हैंग हो गया मैडम, स्क्रीन हैंग हो गई आपकी। नेटवर्क इशू होगा शायद, लेकिन सब ठीक है। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही हाँ, आ रही स्लोली आ रही है, आपका कुछ नेटवर्क इश्यू है या स्क्रीन हैंग हो गई थी? है? नेटवर्क तो सही है। प्रोसीड कर। थोड़ा ज़ोर से बोलिए, आ जाएगी अभी आवाज़। जैसे हमने नागरिकता की हमने से अभी चर्चा की, तो संवैधानिक प्रावधानों को देखा, तो अभी हमें मतलब इसके जो करंट जो सिचुएशन है उससे जोड़ते हुए देखना होगा, क्योंकि करंट से जोड़कर ही हम संवैधानिक प्रावधानों को देखे ज्यादा रहे। तो कि कुछ समय पहले नागरिकता के मुद्दे पर ही बहुत सारा विवाद हुआ था, तो वो विवाद क्यों हुआ था, या मतलब क्या चीजें चल रही थी अभी, मतलब समकालीन देखें तो? स्पेसिफिक पूछिए, अगर एनपीआर नहीं, डाटा की बात करेंगे, एनआरसी सीए की बात करेंगे,
इस संदर्भ में क्वेश्चन है आपका कि आज से 10 साल पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कुछ कानून बनाया था, 15 साल पहले उसकी बात कर रहे हैं, या अभी नहीं, लॉकडाउन के 2019 पहले एनआरसी कानून की बात कर रहे हैं? के समथिंग का है। एनआरसी की बोल रहे हैं? देखिए, ये बीजेपी का जो गवर्नमेंट है, ये भारत के नागरिकों को, जो ऑलरेडी नागरिक हैं, जिसकी संख्या हम लोग की, हमारी आबादी कितनी है, 100 करोड़ के ऊपर 135-40 करोड़ हो गई है, उनको अधिकार तो देना चाहते नहीं है। जिन दूसरे देशों के कम आबादी है, उनको बोलते हम अधिकार देंगे। तो ये दोहरी मानसिकता है, ये स्पेशल वर्ग को, किसी वर्ग विशेष को, खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए प्लान है, चाहे सीए है बोलो, एनआरसी बोलो, जो मामला लाया था। और डिटेंशन कैंप की बात होती है, आसाम में इसका सर्वे किया गया था, तो 19 लाख लोगों को वो सीए कानून के अंतर्गत आए थे, और उसमें मात्र 19 लाख लोग जो आए थे, उसमें से आप सुन के हैरान होंगे, जो मिलिट्री के ऑफिसर है, वायुसेना के ऑफिसर है, जुडिशरी के लोग हैं, मात्र मुस्लिम 4 लाख थे। और 14 लाख के लोगों के आसपास एससी, एसटी, ओबीसी के लोग थे। तो उनका काम था कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कागज नहीं है, ये रेवेन्यू का रिकॉर्ड नहीं है, तो आप भारत के नागरिक नहीं है, आपको डिटेंशन कैंप में डालेंगे। यानी भारत के ही लोगों को विदेशी बनाने का प्रोग्राम था इनका। वो इसलिए था कि ये जो मूवमेंट चल रहा ना देश के अंदर, जो डीएनए के आधार पर ब्राह्मणों को विदेशी बोलते, तो वो लोग सब सोचते हैं कि ये इन्हीं को विदेशी घोषित किया था, कागज कहाँ है? तो वो कागजों को सब आधार पर ऐसा मानते हैं। बहुत सारे 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं, आज भी घुमंतु जातियां हैं, जिनके पास कोई कागज नहीं है, जिनको एंटी डीएनटी वेजेंटी बोला जाता है। बोलते घुमंतु जाति है, कभी रेलवे किनारे रहते, कभी यहाँ रहते, कभी एक प्रदेश में रहते, कभी दूसरे प्रदेश में रहते, ना उनका कोई विकास हो रहा, ना कोई डेवलपमेंट हो रहा, ना शिक्षा हो रही, क्योंकि स्थायी ठिकाना नहीं है। विकास तो तब होगा ना, वो कभी एक जगह बसेंगे, उनकी सारी चीजें होगी, तो घुमंतु बने हुए हैं। तो वो सारी चीजें लोग ये जानबूझकर इस पर ध्यान न देके, ध्यान भटकाने के लिए सरकार ये जानबूझकर हमारे लोगों को मिसगाइड करते हैं कि नहीं, हम बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को, अन्य किसी देश को, मुस्लिमों को बड़ी दया आ रही है कि हम वो भारत को नागरिकता देने के लिए कानून ला रहे हैं। लेकिन लोगों को समझ में आ रहा है, लोग भी जागरूक हो रहे हैं। इस संदर्भ में इसको लेना होगा, नागरिकता के सब्जेक्ट को। जी। सुरेंद्र जी से भी हम थोड़ा सा इस विषय पे जानेंगे। सुरेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आ रही आवाज मैम। तो जैसे अभी नागरिकता का जो विवाद था, उस पर सर ने बहुत बताया कुछ। तो उस पर यह था कि किसको नागरिकता मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, इस पर जो विवाद हुआ था। तो आपको क्या लगता है, मतलब अगर नागरिकता इस प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर दी जाती है, तो फिर मतलब किन लोगों को नागरिकता देनी चाहिए, उसका आधार क्या होना? सुरेंद्र जी। सर ने जो कहा, मिलिंद सर ने जो कहा, जो सीएनआरसी का जो मामला भी चल रहा था, तो जैसे आपने कहा कि ब्राह्मणों द्वारा ये सब साजिश किया जा रहा है, और सर, भारत के लोगों को विदेशी ठहराना, और बाहरी लोगों को, जो ये लोग है, आपने कहा जो डीएनए के आधार पर ये लोग विदेशी है और ये अपने आप को भारत के नागरिक ठहराना चाहते हैं, और हम लोगों को विदेशी का मामला ठहराना चाहते हैं कि हम लोग विदेशी हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे कि जन्म डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे जैसे लोग जैसे कि डीएनटी, बीजेएनटी, बहुत सारे ऐसे एससी, ओबीसी के लोग बहुत सारे ऐसे कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और जमानों से नहीं है, और घर में घर भी नहीं है, मकान भी नहीं है, और वो सारे उसके डॉक्यूमेंट जल गए, या फिर हो गए, या पानी से बर्बाद हो गए, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे आपने कहा, मिलिंद सर ने जो बात कही है, तो यही सारी चीजें लागू होते हैं। जैसे वर्तमान में जिस सरकार है, बीजेपी सरकार है, उनका मूवमेंट पूरा यही चल रहा है, आरएसएस का मूवमेंट यही चल रहा है पूरे देश में, जैसे कि जागरूकता बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है।
और हुई भी है, तो इनको खतरा है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं भविष्य में विदेशी ठहरा ही देंगे 100%। तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं। नागरिकता वही चीज है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि नागरिकता जो भी है वो डीएनए के आधार पे होना चाहिए। किसके आधार तो पर होना चाहिए? डीएनए ने जो सिद्ध कर दिया है कि जो ऐसे लोग हैं जो डीएनए के आधार पर नागरिकता सिद्ध कर देनी चाहिए, ये बात सही है। मिलिंद सर ने सही कहा कि डीएनए के आधार पर नागरिकता दे देनी चाहिए, क्योंकि इसलिए कि जब तक डीएनए के आधार पर अगर हमको नागरिकता नहीं मिलती है तो बहुत घुसपैठिया जो हमारे देश में बैठे हुए हैं, तो जो हमारा भारत देश को जो लोग हैं, सिटीजन हैं, वो बहुत सारा ऐसे खुशहाल नहीं रहेंगे। क्योंकि जैसे कोई विदेशी जाता है किसी देश में राज्य करने के लिए, तो वहां की प्रजा को गुलाम बनाने का काम करती है। जैसे ब्रिटिश राज रहा और मुगल रहे, हमारे लोगों को यहाँ पे गुलाम बना के एसएसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को गुलाम बनाया, गुलाम बनाकर उन्होंने राज्य किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डीएनए के आधार पर ही नागरिकता देनी चाहिए। अगर भारत के लोगों को एसएसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को डीएनए मिलता है तो उनको मिलना चाहिए। जैसे कि सवर्ण में, जैसे कि अपर कास्ट में ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया का जो डीएनए हमारे लोगों से नहीं मिला है, तो उनको भी नागरिकता बिल्कुल नहीं देनी चाहिए उनको। तो नागरिकता का हमारा मतलब ये है कि डीएनए के आधार पर ही देना चाहिए। मेरा मानना है। बाकी जो जैसे लेकिन कि सर, वर्तमान में जैसे के आधार कानून पर जैसे जी डीएनए के आधार पर नागरिकता कैसे डिसाइड हो सकती है? यानी कि डीएनए कैसे बताएगा कि कौन भारत का नागरिक है, कौन नहीं? मैं इस ये संदर्भ में जैसे कि जगह जगह पे जी जी मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन जोड़ना चाहता हूँ सुरेंद्र जी की बात में कि डीएनए का ऐसा है मैडम, जो दुनिया के साइंटिस्ट हैं, सबसे पहली बात अगर इसके बैकग्राउंड में जाएंगे कि भारत की जो प्रॉब्लम है, जिस तरह का हम संविधान के ऊपर आज डिस्कस कर रहे हैं, आज से लेकर 2001 की बात है। उथा यूनिवर्सिटी अमेरिका का माइकल बामशात भारत में आया था और दुनिया के लोग रिसर्च कर रहे हैं भारत में जो प्रॉब्लम है, कास्ट सिस्टम है, रिलीजियस प्रॉब्लम है, अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, सेग्रीगेशंस है, तो ये इसको लेकर क्यों है, तो इसके लेकर अलग-अलग एंगल से लोग, साइंटिफिक लोग रिसर्च कर रहे हैं भारत में। तो माइकल बामशत ने प्रोजेक्ट बनाया था उथा यूनिवर्सिटी यूएसए से, और वो इधर आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी, वहां से तमिलनाडु को, राज्यों को लेकर उन्होंने सर्वे किया। तो ऑलरेडी दुनिया के साइंटिफिक उसमें लेबोरेटरी में डीएनए के अलग-अलग नमूने हैं। हमारे अंदर जो खून है, ब्लड चल रहा है, इसके अंदर का डीएनए का गुणसूत्र के क्या-क्या नाम्स है। तो उससे ये सिद्ध हुआ कि हमारे जो मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, इवन महिलाएं, सारी महिलाएं, ब्राह्मणों के घर में 5 महिलाएं होती है, उनकी माँ होती है, बेटी होती है, बीवी होती है, मतलब बहुत सारी जो चीजें, इवन सारी महिलाएं, इन सबका डीएनए जो है वो MnL3 निकला। उसका नाम बता रहा हूँ, MnL3 निकला। और जो पुरुष है ब्राह्मण और उसके जो सारा है, उसका R1A1 है डीएनए। तो इससे बड़ा क्या, साइंस को थोड़ी डिनाई कर सकते हैं। और रही बात, कोई ये लोग विदेशी नहीं है, ये तो उनके सारे धर्मशास्त्र, इवन जो सबसे बड़ा जो हुआ है ब्राह्मणों का, जो जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा, उन्होंने कहा कि हम वहाँ के विदेशी हैं। आर्किड इन होम वेदास उनका जो वो है, उन्होंने लिखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिलते हैं उन्हें, उनके धर्मशास्त्रों में एविडेंस मिलते हैं, आर्कोलॉजिकल एविडेंस है, ये साइंस का सबसे बड़ा एविडेंस है। ये चीजें हैं और प्रूव हो चुके हैं। दुनिया के साइंटिस्ट ने बोला कि ये यूरेशिया से आए हुए लोग हैं, और वो एक कम्युनिटी वहाँ यूके में भी कहीं इस तरह की कम्युनिटी, और यहाँ उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया, खास सिस्टम। वहां नहीं कर पाए वो लोग, इंडिया में कर पाए। और महिला को गुलाम बना के ही वो सारा चीजें आना क्या कि ये जो अब क्या लिखा, आप जाति प्रथा को क्या सिस्टम देखेंगे। अगर एक लाइन में डिफाइन करेंगे तो उन्होंने बनाया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्या बोल दिया, ये जो महिला है ब्राह्मण, ये नीचे वाली वर्ण से शादी नहीं कर सकती। अब लेकिन पुरुष को बोला वो नीचे वाली चारों वर्णों की महिलाएं अपने यहाँ ला सकते हैं। क्षत्रिय को बोल दिया कि आप ऊपर वाली ब्राह्मणी से शादी नहीं कर सकते, नीचे वाली तीनों महिला से शादी कर सकते हैं। ऐसे क्रम लागू किया। बनिया को बोल दिया ऊपर महिलाओं से शादी नहीं, मतलब महिलाओं को आधार बनाया। मतलब कहने का मतलब महिलाओं को क्यों आधार बनाया, जैसे मैंने कहा डीएनए से प्रूव हो गया
कि वो महिलाएं मूल निवासी है। इवन ब्राह्मणों का उनके घर में रही महिलाएं ही मूल निवासी है। तो ये है एक सैद्धांतिक पहलू है, साइंटिफिक पहलू और आर्कोलॉजिकल पहलू है, और सारे आधार पर इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हजारों साल से। तो ये उसका सॉल्यूशन है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं या जो रिजल्ट आ रहे हैं वो एक उसका सॉल्यूशन है, समाधान है। क्योंकि हम अगर प्राचीन भारत में जाएंगे, जो हमारा सबसे बड़ा अब जो यूनिवर्सिटीज है, जहाँ दुनिया के लोग यहाँ से ज्ञान गया भारत से, जो विक्रमशिला और जिसको हम लोग अभी बिहार का नालंदा यूनिवर्सिटी जहाँ पढ़ने जाते, ज्ञान जाके दुनिया विकसित हो गई और हम पिछड़ गए। इसलिए इस संदर्भ में ये बात करना भी जरूरी है, लोगों को बताना जरूरी है। जिनका नाम है सुरेंद्र मौर्य जी, मौर्य शासक, ये भी मौर्य है। इनका नाम से समझ जाइए कि मौर्य शासक रहा है देश का। सम्राट अशोक और सारे राजा महाराजा ही सब रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं इसकी नाम को दिखाई देते हैं। सरनेम के माध्यम से सारी चीजें आज बरकरार है, वो चीजें गई नहीं, कहीं ढूंढने की जरूरत है। जैसे आप डीएनए की बात की, फिर डीएनए के माध्यम से नागरिकता मिलने की, तो हमने कुछ आधार देखे थे नागरिकता मिलने के। तो जो जन्म, वंश और जो रजिस्ट्रेशन था वो तो भारतीय नागरिकों के लिए ही है, लेकिन इसमें एक जो देशीयकरण के माध्यम से जो नागरिकता मिलती है वो विदेशी नागरिकों को मिलती है, अगर वो कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल कर देते। तो आपको क्या लगता है, मतलब अगर जैसे कुछ साल वो रहले स्पेसिफिक दे रखा है या वो संविधान के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित करे, तो जो जो उनके लिए योग्यताएं दी है, अगर वो उन अर्हताओं को पूरा कर ले यानी, तो उन्हें नागरिकता मिलेगी। तो आपका इस हाँ विषय पर क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें, तिब्बत से बहुत सारे शरणार्थी हमारे भारत में रह रहे, क्या उनको सिटीजन ऑफ इंडिया बोल दिया? नहीं बोला ना, शरणार्थी के रूप में ही रह रहे हैं। बहुत सारे जो लोग अभी नेपाली हमारे देश में हैं, तो क्या उनको इंडियन का वो सारे राइट्स तो मिले हैं, वो दे रहे हैं, उस सर रेफरेंस में दे रहे हैं। अस्थायी नागरिकता बोल सकते हो, टेम्पररी सिटीजनशिप है उसको, टेम्पररी के लैंग्वेज में आएगा वो, ना कि परमानेंट। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे डीएनए के आधार पर नागरिकता दी जानी चाहिए दोनों मेहमानों का, ये लेकिन बिल्कुल मतलब सहमत किसी इसलिए है कि हमारी ये मूलभूत हमारा जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन हमारी धरोहर है, भारत देश का हमारा अपना देश है, इसलिए देश से लगाव है, इसलिए ये चीजें होनी चाहिए। इसमें किसी की दो राय नहीं है, इसमें सर्वांगीण विकास होगा। इवन इसमें ब्राह्मणों को भगाने वाली कोई बात नहीं है। वो एनआरआई बन के रह सकते हैं, वो उनको व्यापार करने का और उनके जनसंख्या के आधार पर उनका रिप्रेजेंटेशन को डिनाई नहीं करता। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और संविधान में अगर ब्राह्मणों की संख्या 3% है तो 3% राइट्स मिलेगा उनको। अभी वो 97% पे कब्जा किए हुआ, इसलिए समस्या है। हिस्सेदारी की बात है, प्रतिनिधित्व की बात है। ये किसी का हेड स्पीच नहीं है, और ये किसी भावना दुखाने वाली भी बात नहीं है। हम लोग वकील लोग हैं, तो लोग इसका गलत इंटरप्रिटेशन ना करें। ये अधिकारों वाली बात है, अधिकारों पर अतिक्रमण ना हो, ये भी बात है। जिसकी जितनी जनसंख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, सिंपल बात है। मान लीजिए कोई अमेरिका का नागरिक है, और अगर वो भारत आया और उसने अमेरिका की नागरिकता त्याग दी और वो भारत में नागरिक बनना चाहता है, तो मतलब अगर जो सरकार उससे बोलेगी वो उन अर्हताओं को मानता है, उनका पालन करता है सब कुछ, तो आप उसे मतलब भारतीय नागरिकता जैसे कि डीएनए के आधार पर दे रहे हैं वैसा देने के पक्षधर हैं या नहीं, मतलब उसको इस आधार पर दी जानी नहीं, चाहिए? उसको नागरिक टेम्पररी मिलेगी, अस्थायी मिलती है। वो स्थायी परमानेंट दो तरह की नागरिकता होगी, एक टेम्पररी और अटेम्पररी। वो स्थायी है, जैसे आज भी है, वो चीजें होती है बस। इस पर मैं थोड़ा सा बात करूंगा। जैसे कि हमने कहा कि अमेरिका का जो रहने वाला है और भारत आता है उसको नागरिकता दी जाए, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि वहाँ के जो लोग हैं वो एक रेस ही अलग है। जो जो जैसे कि यहूदी रेस है और एक यूरेशियन रेस है, और अलग अलग कंट्री के एक जेनेटिक, वो अलग अलग जेनेटिक ही है। तो उसको हम डीएनए के आधार पर, जैसे कि वो यहाँ आ रहे हैं, डीएनए उनका अगर टेस्ट किया जाता है या प्रूफ किया जाता है, तो प्रूफ में वो आएगा ही नहीं, क्योंकि रेस ही अलग है उनका। हमारा और उनका जो रेस है वो अलग है। इंडिया के लोगों का जो रेस अलग है। बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर लोग रह रहे हैं, इंडिया के ही लोग रह रहे हैं। तो उनका जो डीएनए होगा, जो डीएनए होगा, वो तो हम हमसे मिलेगा। तो हमारे कहने का मतलब ये डीएनए का तो प्रूफ होगा कि हाँ ये हमारे देश का ही है, इंडिया का रहने वाला है, हमारे वंशज का है ये। तो वो जो अमेरिका का रहने वाला होगा, वो अमेरिकन होगा, जो वहीं के जो जन्म से वहाँ रह रहे हैं, वहाँ के लोगों का जो डीएनए होगा वो अलग होगा, इंडिया के डीएनए का जो है वो अलग होगा।
तो डीएनए ही जी सर, बहुत मैं ही आपकी बात माध्यम हो। जी जी मैं आपकी बात समझ गई। आप डीएनए को ही आधार बनाना चाहते हैं। बस मेरा इतना सा सवाल था कि क्या आप मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खुद चाह रहा है कि मैं नागरिक को बोल मतलब वो नहीं है लेकिन वो बनना चाहता है, तो उसको बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं या नहीं बना सकते? क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, मतलब पूरे विश्व को परिवार मानते हैं, तो कोई विदेशी भी अगर इतनी निष्ठा रखा है तो उसको दिया जा सकता आपका मेरा भाई मानना है। तो अब हम जी नागरिकता जी बताएं सुरेंद्र सर। जी बोलिए। जी जी आप बताएं, आप बताएं। नहीं नहीं, आप बोलिए। वो मैडम का आवाज वाइस ब्रेक हो रहा था, वो बोल रहा था। जी मेरा मेरा मानना ये है कि जैसे कि वो यहाँ से आ रहे हैं, अदर कंट्री के इंडिया में आ रहे हैं, तो अगर अस्थाई के रूप में अगर उनको नागरिकता मिलती है या फिर मिले तो ज्यादा सही है, क्योंकि इसलिए कि भारत देश में इतने ही पॉपुलेशन भारत देश में है, अ, एक 140 अरब ऐसी कुछ समथिंग पॉपुलेशन हमारे भारत देश में है। तो जो व्यवस्था होती है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे मेंटेनेंस के लिए होते हैं, तो उसका रूप भी बढ़ जाएगा। रूप बढ़ जाएगा तो उसको फैसिलिटी देनी पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अदर कंट्री भारत देश में आते हैं तो उसको पूरी तरह से उसको नागरिकता ना दी जाए, और ना दे करके ही ज्यादा सही रहेगा। जैसे कि आपने कहा कि पूरी तरह से उसको नागरिकता ना दी जाए, जैसे कि मिलिंद सर ने बोला कि पूरी तरह से उसको केवल रह सकता है और उसका व्यवसाय कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो छोटी मोटी चीजें जो होती हैं उसको अ, मिलनी चाहिए, मूलभूत जो चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, उसको बहुत ज्यादा फैसिलिटी नहीं देनी चाहिए। केवल रह सकता है, कमा सकता है, खा सकता है, परिवार परिवार लेकर के रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली लेकर के रह सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा मानना है कि उसको पूरी तरह से नागरिकता नहीं देनी चाहिए अगर हमारे इंडिया में वो आता है तो, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत नहीं है तो उसको फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे। अगर और भी बढ़ जाएंगे उसको फैसिलिटी देनी पड़ेगी, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। ये सारी चीजें, मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा मानना यही है। बाकी मैं हाँ, बिल्कुल आपके सही। मिलन सर विचारों आप। और हाँ, बिल्कुल बात सर सही है आपकी, इसलिए कि देखिए नागरिकता से जुड़ा मसला भारत के शासन सत्ता से जुड़ा हुआ मसला है। जी क्योंकि नागरिक होता है, उसको वोट का राइट होता है। वोट के राइट होने से केवल केवल मात्र किसी का चुनाव करने की बात नहीं, चुनाव लड़ने की बात है, शासक बनने की बात है, शासन करने की बात है। तो जी वो जो लोग होंगे उनको वो राइट्स नहीं होंगे। वोट देने का राइट्स बोल सकते, चुनाव लड़ने का राइट, शासन में बने रहने का राइट, ये राइट्स नहीं होते। ये एक इंडियन को ही मिल सकते हैं, नागरिकता को ही मिल सकते हैं। इससे इतना बड़ा गंभीर परिणाम है इसका, ऐसा नहीं, साधारण बात नहीं है ये नागरिकता। अगर ये चीजें होती तो आज जो सत्ता में है वो लोग सत्ता में नहीं रह सकते हैं, वो व्यापार कर सकते हैं, रह सकते हैं, उनको इतनी भागीदारी मिलेगी। लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि वो थोप सकते हैं। जी वो क्योंकि ये केवल भारत में मैं कह रहा हूँ इसलिए बात नहीं है, यूनाइटेड नेशन का ऑलरेडी कानून पास है कि किसी भी देश का कोई देश है, उसके देश में जो विदेशी लोग हैं वो राज नहीं कर सकते उनके ऊपर। ये यूनाइटेड नेशन ने ऑलरेडी 1948 में ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन में घोषणा कर चुके हैं, और उसके जी सारे देश उसको मानने को बाध्य है। उसके हिसाब से सारे ट्रीटीज और सारी चीजें हो रही है देश के अंदर, और वो सब मान्य है। तो ये तो इंटरनेशनल लॉ है ना, इसको कोई जी हमारे देश के ही कुछ अलग से बात होने की जरूरत नहीं है कि कोई जरूरत भी नहीं है। जो देश के जो लोग हैं उस देश को विदेशी राज नहीं कर सकता है। इस संदर्भ में इस नागरिकता को समझना होगा। नागरिकता के मुद्दे पे हमने बहुत लंबा समय दिया है, तो और इसका लंबे समय देने से इसका महत्व समझ में आता है। और साथ ही हमारे संविधान में जो हमारा भाग 2 मतलब जब शुरुआत हुई संविधान की, और पहला भाग तो हमने अपने संघ को डिफाइन किया, उसके बाद में नागरिकता का आना इसके महत्व को बताता है। अब इसके बाद में हमारा जो तीसरा भाग आता है वो मौलिक अधिकार, तो वो भी मतलब एक तरीके से भारत के लिए या भारत की संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो सर, मौलिक अधिकारों को जानने से पहले हम अधिकार को जानना चाहिए। आखिर अधिकार क्या होता है?
जी मिलिंद। अधिकार मतलब आप उसको राइट्स बोल सकते हैं। राइट तो उसमें मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट यानी कि मूलभूत अधिकार जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो अभी अगर पूर्व की हिस्ट्री देखेंगे, भारत का जो इतिहास है सारा और उनके साथ जो हाशिए पे आए हुए लोग थे जैसे एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी इनको अधिकार वंचित लोग थे। इसीलिए अधिकारों की बात हुई। तो यानी कि हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ। आज़ाद तो हुआ लेकिन उनको वो अधिकार नहीं मिले। वो अधिकार संविधान लागू होने से मिले हैं। अगर 26 जनवरी 1950 में जो संविधान को लागू किया गया तब से उनके अधिकार बहाल किए गए, मिल गए हैं उनको। अधिकार से दूसरा तात्पर्य ये है कि आपके वो किसी अधिकारों का उल्लंघन होता है, जैसे मौलिक अधिकार बोलते हैं ना लोग, जब आर्टिकल आगे पढ़ेंगे, सारे जो आर्टिकल्स है, तो इसमें एक सबसे बड़ा आर्टिकल अगर हम बात करते हैं 13 पे जाते हैं, एक संक्षिप्त में वार्ता करते हैं। आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि अभी तक संविधान लागू होने के पहले तक के जितने कानून थे, जितने सारी परंपराएँ थी और जो संविधान के आर्टिकल से जो असंगत है, इररिलेवेंट जो बातें थी, अंधश्रद्धा है, बहुत सारी बातें हैं जिसको साइंटिफिक टेम्परामेंट विकास नहीं हो सकता, वो उसको वो संविधान क्या करता है नल एंड वाइड कर देता है, ज़ीरो कर देता है। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है। मतलब वो बोलते हैं ना मनोवादी लोग, मनोवादी, ब्राह्मणवादी लोग को तो मतलब जो अगर बाबा साहब की बात करेंगे तो उन्होंने 25 दिसंबर 1927 में मनुस्मृति का दहन किया था। ऐसे किसी कानून को नहीं माने और आज क्योंकि आज भी चल रही है, लेकिन आर्टिकल संविधान 13 में क्या कर दिया है कि उसको नल एंड वाइड कर दिया कि अभी जितने हम टीवी में, सीरियलों में जो देखते हैं ना कि ये बाबा, बाबिया बहुत सारे प्रचार करते हैं और यही आप एग्ज़ाम्पल देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका में चलते तो वहाँ लोग कई लोग सरदार जी वो लोग भगा देते हैं। वहाँ वो लोग नहीं कर सकते इस तरह की बातें को क्योंकि वहाँ साइंटिफिक टेम्परामेंट है। तो वो ये सारे राइट्स है कि वो इंसान क्या कर सकता है। एक एग्ज़ाम्पल दिया मैंने आर्टिकल 13 के हिसाब से। ये सारे मूलभूत अधिकार है, ये वो राइट्स है और वो अगर शासन प्रशासन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है, उनको मेमोरेंडम देता है, सहयोग नहीं करता है, तो जुडिशरी के माध्यम से उसको एनफोर्समेंट का पावर है। उसको लागू करने का आप जुडिशरी में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिट लगा के, जनहित याचिका लगा के एनफोर्समेंट करने का मतलब उसको राइट्स सिंपली राइट्स नहीं है, एनफोर्समेंट का पावर दिया गया है। एग्जीक्यूट करने का पावर दिया गया है, चाहे आर्टिकल 32 हो या उधर के सारे आर्टिकल्स हैं, एनफोर्समेंट करने का पावर है, इसलिए इसको अधिकार बोला जाता है। मौलिक अधिकार, सारी जो चीज़ें हैं, इसलिए उसको मौलिक अधिकारों में डाला गया है। मैं अभी समझाने का हमारे हो सकता साथ है प्रयास कर रहा हूँ कुछ सिंपल भाषा में। जी। और मेहमान महिपाल जी हमारे साथ क्या सुन पा रहे हैं सर? महिपाल महिपाल जी क्या आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, हम सुरेंद्र जी आपसे अधिकारों के बारे में जानना चाहेंगे। आप अधिकारों को कैसे मतलब डिफाइन करें? जी, जी। और हम अ, अभी मूल अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, अधिकार क्या होता है? पहले हम जी, जी, अधिकार को जी। जी, जी, जी। अधिकार वो चीज़ है जो मनुष्य के जीने का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जी, अगर मनुष्य को अगर जीने का अगर जो लोग है, जनता है, जनता को अगर एक कोई भी अधिकार अगर ना हो, वो जीने से जो ज़िंदगी जो जीता है वो, जैसे बहुत सारे जैसे कि एक समय था कि हमारे समाज के लोगों से सारे अधिकार छीन लिए गए थे। जैसे पढ़ने का अधिकार है, पढ़ाने का अधिकार है, धन रखने का अधिकार है, अस्वस्थ रखने का अधिकार है। ये सारे चीज़ एक छीन लिया गया था, तो वो ज़िंदगी जो जो मनुष्य की जो ज़िंदगी हमारे एसटी, ओबीसी की जो ज़िंदगी थी, वो अ, जानवरों जैसे पशुओं जैसा व्यवहार हुआ करता था। तो अधिकार ही जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अगर जैसे कि मान लिया जाए, जैसे कि वर्तमान में जो सरकार है, वो एससी, ओबीसी का जो एक अधिकार है, बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। वो आर्टिकल 19 का अधिकार है, जो बोलने का जो अधिकार है कि अपने अधिकारों के लिए अगर अगर किसी के अधिकार का हनन हो,
तो कहीं भी वो प्रदर्शन कर सकता है, रैली कर सकता है, धरना दे सकता है। तो वर्तमान बीजेपी सरकार जो हमारा जो मौलिक अधिकार आर्टिकल 19 है, वो समाप्त कर रही है और अमेंडमेंट करके समाप्त कर रही है। तो आज बड़े पैमाने पे जैसे कि हम बहुत सारे अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, जो हमारा अधिकार हनन हो रहा है, लड़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे जगहों पर हमारे लोगों पर लाठीचार्ज होती है और बहुत सारे ऐसे फर्जी तरीके से मुकदमे लिखे जाते हैं। तो जो अधिकार जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है, जिंदगी जीने का एक ये अभिन्न अंग है ये। अगर मनुष्य के पास कोई भी अधिकार नहीं है तो पशु जैसा जिंदगी वो जिएगा, जीने पे मजबूर होगा। आज संविधान के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारा उन्होंने संविधान के जो प्रारूप दिए हमारे लिए, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं कि जो हमारी जिंदगी को बहुत ही आसान बनाया। और जैसे कि हम लोगों को रिजर्वेशन दिया, रिजर्वेशन में बहुत सारे ऐसे प्रावधान दिए। नौकरी में गए और बिजनेस करना शुरू कर स्टार्ट किया, शिक्षा का जो अधिकार हमको मिला। तो आज जो बच्चों को जो जिंदगी जीते थे, आज हम मनुष्य जैसे कि सम्मान से जी रहे हैं, वो अधिकार ही है मैडम। अगर अधिकार न होते तो हम पशु जैसे जिंदगी व्यवहार हमारे ऊपर व्यवहार होता। तो जो अधिकार हमारे साथ एक और मेहमान भी जुड़े हैं। अगर आप बोलना चाहें तो अपना माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि आप तक भी सवाल हो। तो यही सारी चीजें है कि मैं बिल्कुल शॉर्ट में कह देना चाहता हूँ मैडम कि मैंने आप जो जो आपसे कहा कि अधिकार मनुष्य का अभिन्न अंग है। अगर ये चीज नहीं है तो मनुष्य पशु के की तरह जीवन जिएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति के, जिस समाज के या फिर किस देश में अगर उसके अधिकार नहीं बचे हैं तो वो किसी लायक तो नहीं बचेगा। तो ये मेरा मानना है। तो ये सारी चीजें हैं, तो अधिकार ही बहुत महत्वपूर्ण है और इसको बचाना ही हमारे लिए बहुत जरूरी। जैसे कि कहीं बोल रहे हैं, कहीं जैसे आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट हमारा से बोलते हैं, तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। कहीं अगर हमारे अधिकारों का हनन हो तो उस पर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये संविधान में प्रावधान है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हमारे लिए। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण और हमको अधिकारों को बचाना चाहिए। ठीक है सुरेश। ये तो हाँ अब मैडम हमारा बताइए। खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे अधिकार के बारे में आप 2 लाइन मतलब कुछ संक्षिप्त में बता पाए तो बता दीजिए, क्योंकि समय तो अब हो गया है, लेकिन अधिकार क्या होता जी समय हो गया तो अपन नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। है? बातें अगर आ गई तो सारी चीजें तो है ना। तो अभी हमने आज के एपिसोड में संघ की चर्चा, मतलब भाग 1 की चर्चा की। हमने नागरिकता को देखा, उसकी आवश्यकताएं देखी, भारतीय नागरिकता की विशेषताएं देखी और नागरिकता का महत्व देखा। इसके बाद फिर हम अधिकारों पर आए। अभी अधिकार को हम समझ रहे हैं, उसके बाद हम अगली बार जब मिलेंगे तब और उसके प्रकारों की चर्चा करेंगे, अधिकार क्यों होने चाहिए, मतलब बाकी जो भी चीजें होंगी हम उन सब चीजों को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारे संविधान की सीरीज से जुड़ने वाले सभी मेहमानों का, जिसमें सुरेंद्र जी और हमारे मिलिंद वानखेड़े सर और महिपाल जी, आपका धन्यवाद। और साथ में दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ बने रहे। हमारे होस्ट हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारी संविधान की सीरीज को स्पॉन्सर करने वाले रवि माहे अम्बेडकर जी और दिलबाग सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।